बेटे की दिन ब दिन बुरी हालत की वजह से बहुत परेशान थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि टूटते बेटे के लिए क्या करूं। मेरा बेटा रोज़ रोज़ मेरी आंखों के सामने मर रहा था, मगर मैं सब देखते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। हर वक्त जहां मैं इतनी परेशान रहती, वहां मेरी बहू को अपने पति की परवाह भी नहीं थी। उसे नॉर्मल कहती थी। मुझे बड़ा गुस्सा आता। एक तो वह मुझे पसंद नहीं थी, उसकी वजह ये थी कि वह मुझे अपने बेटे के बिल्कुल काबिल नहीं लगती थी। दूसरा, अब उसकी ज़िंदगी में आ ही गई थी तो उसके बाद पति को जैसे दीमक की तरह खा रही थी। मेरे दिन रात परेशानी रहती थी, लेकिन वो खुश रहती थी और वह नॉर्मल होती। पिछले 2 महीनों से मैं बेटे की सेहत के लिए अस्पतालों के चक्कर काट रही थी। इसके लिए परेशान हो रही थी कि पुराने मोहल्ले का ख्याल आया और मैं उठकर चल दी। मैं पहुंची तो घर के सामने लोगों का एक बड़ा हजूम लगा था। लो आ गई, अमीर औरत, खुद तो बंगलों में जाकर बैठ गई, हमारे लिए रहना अजाब बना दिया। कई औरतों की गुस्से वाली आवाज़ में मेरे कानों में पड़ी तो मैं घबरा गई। मामला यकीनन बहुत संजीदा था। शादी के 8 साल बाद जब ऊपर वाले ने मन्नत मुरादों से मुझे बेटा दिया तो सब देखते रह गए, क्योंकि इतना हसीन बच्चा हमारे पूरे ख़ानदान में नहीं था। मैं और मेरा पति बहुत खुश हुए। ऊपर वाले ने न सिर्फ हमें बेटे की नेमत से नवाजा था, बल्कि औलाद को हुस्न की दौलत अता की थी। जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा होता गया, उसकी खूबसूरती बढ़ती गई और ख़ानदान के बच्चों में मेरा बेटा सबसे अलग नज़र आता। जो कोई भी मेरे बेटे को देखता, चाहे वे जानने वाला होता या अनजान होते, प्यार करता, सब हैरान होते कि हमारा बेटा इतना खूबसूरत कैसे है। हम मियाँ बीवी सांवले थे और हमारी रंगत कुछ खास नहीं थी। हमारा बेटा मोहल्ले भर का लाडला था, सब उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इसी तरीके से वक्त गुजरता गया। मेरा बेटा न सिर्फ 10 साल का हुआ, मेरे पति का हार्ट अटैक की वजह से देहांत हो गया था। मुझ पर तो कयामत ही टूट पड़ी थी, मगर फिर भी मैंने अपने आप को संभाल लिया। मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ मेरा आखिरी सहारा मेरा बेटा था। अब मुझे उसके लिए जिंदा रहना था। यही सोचकर मैंने और अपने बेटे का पेट पालने के लिए सिलाई कढ़ाई शुरू कर दी थी। आधी आधी रात तक जाकर मैं कपड़े सिलाई करती थी और मैं अपने बेटे के नखरे बिल्कुल वैसे ही उठा रही थी जैसे उसके बाप की जिंदगी में उठाए थे। अपना पेट काट कर, अपनी हर ज़रूरत को पीछे रख कर मैं बेटे की हर फरमाइश पूरी करती थी, ताकि वह ये ना समझे कि अगर उसका बाप जिंदा नहीं रहा है तो माँ उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। मैंने उसका अच्छे से स्कूल में एडमिशन कराया। मैंने अपना पेट काट कर उसकी फीस जमा की थी। मैं सोचकर बहुत मेहनत करती थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर किसी बड़े मुकाम पर पहुंच जाएगा तो मेरी ही मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। फिर आराम और सुकून से बैठकर खाना खाऊंगी। लेकिन ऊपर वाले को शायद ये मंजूर नहीं था। तभी मेरी तमाम कोशिश के बाद भी सब कुछ उल्टा हुआ था। जब मेरा बेटा मैट्रिक्स में पहुंचा तो ना चाहते हुए वे कैसे बुरी संगत में पड़ गया था। जब मुझे पता चला तब पानी सर से ऊंचा हो चुका था। मेरे समझाने पर वह नहीं समझता था, ना ही किसी चीज़ का उस पर असर होता था और वह उल्टा मुझ पर ही गुस्सा कर देता था। मैं उसका ये रवैया देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या कहूँ। मेरा बेटा मेरा हाथ से निकल चुका था। अब वह छोटा बच्चा भी नहीं रहा था कि डांट पटक कर उसे सुधार लेते। 17 साल का नौजवान लड़का था। मोहल्ले के लोगों मेरे हाल पर तरस खाते हुए मेरे बेटे को समझाने की कोशिश की, मगर वह उनके साथ भी झगड़ने लगा। तंग आकर सबने मुझे यही कहा कि इसे उसके हाल पर छोड़ दो, शायद उसे खुद ही एहसास हो जाए। मेरी रातों की नींद और चैन सुकून गायब हो चुका था। मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए जैसे तैसे देने के लिए तैयार तो हो गया, मगर जब रिजल्ट निकला तो वह फेल था। मैं बुरी तरीके से रोई थी। मैंने जो सारे ख्वाब अपने बेटे के लिए देखे थे वह सब टूट गए थे, मगर उसे ज़रा भी परवाह नहीं थी। वो कहता था कि माँ, पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगता, इसलिए बस मैं नहीं पढ़ूंगा। इसलिए मेरी 1000 मिन्नतें के बाद भी वह पूरे तौर पर नहीं पढ़ पाया था और मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ रोना आया। जिस बेटे के लिए मैंने दिन रात एक कर कर मेहनत की थी, उसने मुझे ये सिला दिया था। सारा सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता और रात को देर से घर पर आता था, वो भी खाने और सोने के लिए। घर को उसने खाने और सोने का अड्डा बना लिया था। मुझे अंदाज़ा था कि वह किसी बुरी संगत में है तो अच्छे काम तो करता नहीं होगा, मगर फिर भी जब पहली बार मैंने उसे अपने कमरे में सिगरेट पीते हुए देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मैं बहुत ज़्यादा रोई। और फिर उसे समझाने की कोशिश की तो वह इतना गुस्से में आ गया था कि मुझ पर हाथ उठाने पर उतर गया था। तो मैंने उस दिन के बाद डर के मारे चुप हो गई थी। मोहल्ले के लोग मुझे मेरे बेटे के बारे में गलत गलत बातें बताते और उसे आवारा नशेड़ी बताते तो मेरा बहुत दिल दुखता था, मगर मैं क्या कर सकती थी। मैं चुप रहती थी। लोग मेरे पास उसकी शिकायत लेकर आते थे कि उसने किसी घर पर चोरी की है या उसने किसी को मारा है
या उसने किसी लड़की को छेड़ दिया है। इन्हीं तरह मुझ पर शिकायत आने लगी और मैंने लोगों के आगे हाथ जोड़ लिए कि मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। बेटा तो मेरा ही है, लेकिन मेरे हाथ से निकल चुका है। कुछ लोग मुझे बुरा भला कहते और कुछ मेरी मजबूरी समझकर खामोश हो जाते थे। कई बार तो पुलिस भी घर पर आई थी, मगर मुझसे सिर्फ पूछताछ कर कर चली जाती थी। मैं रो रो कर ऊपर वाले से दुआ मांगती थी। दूसरी बहुत सी बुरी आदत के साथ इसे लड़कियों की लत भी थी। आवारा तो था ही, मगर क्योंकि हसीन था तो लड़कियां ये जानते हुए भी कोई शरीफ लड़का नहीं है उस पर मरती थी, और वह इस चीज़ से फ़ायदा उठाता था। महंगे गिफ्ट लेता था। अक्सर मैं उसके पास कीमती कपड़े और जूते देखती थी। एक दिन एक लड़की उसकी शिकायत लेकर मेरे पास आई और कहा कि 3 महीने से न सिर्फ उसे शादी का झांसा देकर बेवकूफ़ बना रहा है और साथ साथ मार भी रहा है। अब वह शादी करने से इनकार कर रहा है। वह लड़की बहुत ज़्यादा रोती रही मेरे आगे और बार बार कहती रही कि अमन मुझसे शादी कर ले, उसके बगैर मैं नहीं रह सकती। उसने मुझसे शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा तरस आया और बेटे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। अच्छी खासी लड़की थी, बस सूरत की वजह से मेरे बेटे के झांसे में आ गई थी। मगर मैं जानती थी कि मेरे बेटे को इस लड़की के लिए नहीं मना सकती हूँ, क्योंकि उस पर मेरा कोई जोर नहीं चलता था। लेकिन मैंने फिर भी उससे वादा कर लिया था कि बेटे को मनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। लेकिन जब मैंने बेटे से बात की तो वह भड़क उठा और कहने लगा कि वह कोई शरीफ लड़की नहीं है। आधी रात को मुझे अपनी बैठक में बुलाती है। मैं ऐसी लड़की से हरगिज़ शादी नहीं कर सकता जो रात को लड़कों को बुलाती है। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई किसी की इज्जत खराब करते हुए? वह गुस्से में घर से निकल गया। वह लड़की बार बार रोती रही। मैं उसके सामने मजबूर थी। मैं कुछ नहीं कर सकती। वह मेरी बात नहीं मानता है, वह अपने मन की ही करता है। लेकिन वह लड़की हार मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन वह आई तो उसी वक्त अमन भी घर पर आ गया था। उसे देखकर वह गुस्से में आ गया और उसे गालियां देते हुए हाथ से पकड़कर घर से निकाल दिया। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वह लड़की रोती हुई वहाँ से चली गई और कुछ देर बाद खबर आई उसने खुदकुशी कर ली। मैं रोने लगी और बेटे को कोसने लगी। लड़की के घर वालों ने उसकी खुदकुशी का इल्ज़ाम मेरे बेटे पर लगाते हुए रिपोर्ट लगा दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर थाने के चक्कर काटने लगी और फिर बहुत ज़्यादा मिन्नतें करने पर और उस लड़की के घर वालों के पैर जोड़ने पर उन्होंने शिकायत वापस ले ली थी। और यूँ मेरा बेटा रिहा होकर आ गया था। लेकिन उसके बाद भी उसने सबक नहीं सीखा था। मैं बहुत समझाती रही, लेकिन उसने अपना रवैया नहीं बदला। एक दिन मैं बरामदे में बैठी कपड़े सी रही थी। मेरा बेटा मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा कि माँ, मैंने जितने भी गलत काम किए हैं आपका दिल दुखाया है, मुझे इन सब के लिए माफ़ कर दो। मैं अब सारे बुरे काम छोड़ दूंगा, जो आप कहोगी मैं वही करूँगा। मैं तो उसके मुंह से ही सब कुछ सुनकर हैरान हो गई थी और मैं उसे देखने लगी थी। वह मेरे पाँव पकड़े बैठा था। मेरे आंखों में खुशी से आंसू आ गए और मैं रोने लगी। मेरे बेटे ने मुझे गले से लगाया और मेरे हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगा, मैं आपको अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसने अपना कहा कर दिखाया। वह बिल्कुल बदल गया था। वह सुबह से तैयार होकर चला जाता और शाम को आ जाता था। उसने मुझे बताया कि उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिली है। मैं हैरान हो गई थी कि बिना डिग्री के इतनी बड़ी जॉब कैसे मिल सकती है। तो उसने मुझे बताया कि एक बार वो रात को सड़क पर घूम रहा था। एक बड़ी गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी तो कुछ डाकुओं ने उस गाड़ी वाले को लूट लिया था और गोली मार दी। वह आदमी तड़प रहा था तो मेरे बेटे ने उसे फौरन अस्पताल भेज दिया था। वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचाने पर उस आदमी की जान बच गई थी। वह बहुत अमीर था। उसने अपनी जान बचाने की वजह से मेरे बेटे को नौकरी पर रख लिया था, ये जानते हुए कि वह मैट्रिक फेल है। वाक़या सुनकर मैं उस आदमी को दुआएं देने लगी जो हमारी ज़िंदगी में फरिश्ता बनकर आया था। अब मेरा बेटा शरीफ इंसान की तरह रहने लगा था। तमाम सारे बुरे दोस्तों की कंपनी उसने छोड़ दी। आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर में खुशियाँ आने लगी। मेरा बेटा हर महीने पैसों की एक गड्डी मुझे दिया करता था। मोहल्ले में जो घर सबसे ज़्यादा गरीब था वह हमारा था। अब जो घर सबसे ज़्यादा अमीर था वही हमारा था। मोहल्ले वाले भी इस कारनामे पर बहुत ज़्यादा परेशान थे। कुछ कहते हैं सुधर गया, माँ को सुकून मिल जाएगा, और कुछ लोग बोलते थे कि किसी का दिमाग खराब है जो इस मैट्रिक फेल को नौकरी पर रख लेगा, एक गैर कानूनी काम करता है। मैं इन बातों की परवाह नहीं करती थी कि मुझे यकीन था कि मेरे बेटे ने सारे काम छोड़ दिए हैं। बेटे में सुधार आया तो घर में खुशहाली आई और जो लोग इससे पहले आवारा कहते थे अब वह खुद अपनी बेटियों के रिश्ते लेकर मेरे पास आने लगे थे। इनमें से सब लोग अच्छे अच्छे घराने के थे। मेरी ख्वाहिश थी कि जैसा मेरा चांद जैसा बेटा है उसके लिए चांद जैसी बीवी लेकर आऊं।
इसलिए मैं अच्छे अच्छे रिश्ते की तलाश करने लगी थी और लड़कियां देख रही थी। कई खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़कियां भी देखी, मगर जिस तरह की बहू मैं चाहती थी वैसी मुझे नहीं मिल रही थी। मेरी कोशिश जारी थी, मगर शायद तकदीर में नहीं लिखा था कि बेटे की शादी मेरी पसंद से हो। एक रोज़ सुबह वह काम पर गया तो शाम के बजाय वह दोपहर में ही घर पर आ गया था, मगर अकेला नहीं था। उसके साथ एक छोटे से कद की सांवली रंगत और मामूली सी शक्ल की लड़की थी। पूछने पर बेटे ने मुझे बताया कि उसने शादी कर ली है और यह उसकी बीवी है। मुझे बहुत ज़ोर का झटका लगा। मैं सोच में पड़ गई, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। मैं तो उसके लिए चांद जैसी बीवी लाने की सोच रही थी, मगर वह क्या लेकर आ गया था, इतनी आम सी लड़की। मैं सदमे से रोने बैठ गई थी। बेटे से कहा, क्या कर कर आ गए हो? मैं मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी, वह हंसेंगे मुझ पर। मगर बेटे पर ना तो मेरी बातों का असर हुआ और ना ही रोने धोने का। उसने सिर्फ इतना कहा कि मेरी लड़की मुझे पसंद थी, इसलिए मैंने शादी कर ली। रही लोगों की बात, मुझे कोई परवाह नहीं है, और वैसे भी उसे कंपनी की तरफ से घर मिल गया है, वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। मैं क्या कर सकती थी? मैं खामोश हो गई और बहू को ना चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ा। दूसरे दिन हम नए घर में शिफ्ट हो गए थे। एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बंगला था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। नौकर चाकर गाड़ियाँ सब कुछ था। मैंने सवाल किया कि ये सब कुछ कहाँ से आया, तो उसने कहा कि ये माँ तुम्हारी बहू के नसीब से आया है। मेरे ससुर का कोई बेटा नहीं था, तो इसी वजह से उन्होंने सारी जायदाद मेरी बीवी के नाम ही कर दी है, और अब ऑफिस भी मेरा है। मुझे अब वो टाइम याद आता है जहाँ मुझे रुपया रुपया जोड़ना पड़ता था, और कहाँ ये वक्त आ गया है कि पैसा ही पैसा था। समझ नहीं आता था कि कहाँ पर खर्च करूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन बहू की तरफ से दिल में अरमान ज़रूर था कि काश कोई खूबसूरत लड़की होती जो मेरे बेटे के साथ अच्छी लगती। कभी कभी जब मेरा सोच मर जाता तो मैं बेटे के आगे चिल्लाने लगती कि क्या ज़रूरत थी इस काली लड़की से शादी करने की, ये तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ये बात सुनकर मेरा बेटा मुस्कुरा कर खामोश हो जाता था। एक दिन सुबह मैं लॉन्च में बैठी हुई टीवी देख रही थी। मेरी बहू अपने कमरे से निकल कर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे हैरानी हुई, लेकिन मैंने कुछ पूछा नहीं। उसके बाद वह रोज़ का बन चुका था। वह इसी तरीके से रोकर कमरे से बाहर निकलती थी, और बेटे के चेहरे पर भी अक्सर गुस्सा नजर आता था। वह मेरे सामने बात बात पर अपनी बीवी को डांट देता था। मैं भी चुप हो जाती थी और खामोश रहती थी, क्योंकि मेरे दिल में अब भी यही ख्वाहिश थी कि वो औरत से जान छुड़ा ले और मैं उसके लिए खूबसूरत सी लड़की लेकर आऊँ। कुछ अरसे बाद मुझे अपने बेटे की हरकतें बिल्कुल अलग सी लगने लगी थी। मेरा बेटा जब दफ्तर जाता तो वह पीछे चली जाती थी और घंटों बाद वापस आती थी। मैं पूछती तो कहती कि माँ शॉपिंग करने गई थी, लेकिन उसके हाथ में कोई शॉपिंग बैग भी नहीं होता था। और जब मैं उससे ये बात पूछती तो कहती कि माँ मुझे कुछ पसंद नहीं आया, इसलिए कुछ लेकर नहीं आई हूँ। मगर मेरा शक रोज़ बढ़ने लगा था। मैं उसके किरदार के हवाले से अलग होने लगी थी। कई बार मैंने उसे फ़ोन पर बात करते हुए भी देखा था। मुझे देखकर वे या तो फ़ोन बंद कर देती थी या बात बदल देती थी। मैं अमन से जिक्र कर देती तो हंसकर टाल देता था। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। मगर मेरे दिल में सब बैठ गया था। एक दो बार मैंने नौकर को रिश्वत देकर उसका पीछा भी करवाया, मगर नौकर ने वही रिपोर्ट दी कि बीवी मार्केट नहीं गई है। एक रात मेरा बेटा अपनी बीवी को लेकर बाहर चला गया था। जब वापस आया तो मैंने पूछा तो कहा कि वॉक पर गए थे। फिर रोज़ रात को यही होने लगा था। वह बीवी को लेकर वॉक पर चला जाता और सुबह होकर वापस आता। एक दिन मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैंने पूछा, ये कौन सी वॉक है जो रात को शुरू होती है और सुबह को ख़त्म होती है? तुम लोग कहीं और जाते हो ना, और मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मगर बेटा और बहू दोनों ही मना कर देते थे और कहते थे कि वॉक पर ही जाते हैं। एक दिन बैठे बैठे मुझे पुराने घर की याद सताने लगी। वहाँ पर जब मैं गई तो और कुछ मोहल्ले की औरतों से मुलाकात हुई, तो उन्होंने बातों ही बातों में मुझे बताया कि तुम्हारा बेटा और बहू रोज़ रात को यहाँ पर आते हैं पुराने घर में। मुझे सख्त हैरानी हुई और साथ में गुस्सा भी आया कि इतने अरसे से रात को यहाँ पर आते हैं और मुझसे वॉक का बहाना करते रहे। जब मैं घर पर गई तो बेटा शाम को दफ्तर से आया। मैंने जब उसे ये बात कही तो उसने साफ इनकार कर दिया था। मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। जब वह दूसरी रात अपनी बीवी को लेकर घर से बाहर निकला तो मैं भी पीछे चल पड़ गई थी। हैरत की इंतहा न रही जब उसने पुराने घर में जाते हुए देखा। मैं भी पीछे अंदर चली गई थी। मुझे सामने देखकर बहू और बेटा शर्मिंदा हो गए थे।
मैंने जब नाराज़ होकर पूछा कि मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, तो बेटे ने बताया कि असल में मेरे साथ कोई मसला हो गया है, मुझे रात को नींद नहीं आती है। मैं दिमागी डॉक्टर के पास गया था तो उसने मुझे चेक करने के बाद पूछा कि मुझे नींद ना आने की शिकायत कब से है। मैंने बताया कि तब से जब से मैं नए घर में आया हूँ। तो उस डॉक्टर ने कहा कि रात को तुम अपने पुराने घर में जाकर सोया करो। मैं जब एक रात इस पुराने घर में आया तो हैरत की बात तो ये थी कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। अगले दिन के बाद मैंने डॉक्टर को बात बताई तो उसने कहा कि मुझे अपना इलाज कराना होगा, जिसमें 6 महीने लगेंगे, मगर जब तक इलाज पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम्हें इसी पुराने घर में रहना पड़ेगा। इसलिए मैं रोज़ रात को बीवी को लेकर यहाँ पर आ जाता हूँ और फिर पूरी रात अच्छी नींद सोने के बाद सुबह घर पर आ जाते हैं। बेटे की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने नाराज़गी से कहा कि मुझसे बात छुपाने की क्या ज़रूरत थी। उसने कहा कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। खैर, उसके बाद मैं सुकून से हो गई थी। बहू की तरफ से जो दिल में शक था वह भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। अब मुझे रोज़ वो बताकर पुराने घर में जाते थे और फिर सुबह में वापस आते थे। कभी कभी बेटे की हालत देखकर जब खाने पीने के बावजूद वह पतला होता जा रहा था तो मैं परेशान होकर कहती थी कि जब से तुमने इस चुड़ैल से शादी की है तब से तुम्हारी सेहत को जंग लग गया है। क्योंकि मैं महसूस कर रही थी कि रोज़ मेरे बेटे की सेहत कम होती जा रही थी। तो बेटा कहता था कि आप परेशान मत हो, ऑफिस का काम है, बहुत ज़्यादा होता है। एक दिन सुबह उठी तो बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, वह उल्टी कर रहा था, मेरे हाथ पैर फूल गए थे। मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके फ़ौरन बुलाया, जिसने चेकअप के बाद कहा कि इन्हें शायद बदहज़मी हो गई है। लेकिन मुझे अच्छे से याद था कि उस रात को मेरे बेटे ने कुछ खाया भी नहीं था। फिर बदहज़मी कैसे? भला पिछले कुछ टाइम से मेरा बेटा, मैं और मेरी बहू उसकी पसंद की चीज़ें बनाकर उसके सामने रखते थे और कहते थे कि खाओ, लेकिन वह 4 लुक़मे लेकर ही पीछे हट जाता था। मैं उसे देखती रहती थी क्योंकि मेरा बेटा बचपन से ही बहुत ज़्यादा खाता था, लेकिन अब वह बहुत ही कम खाने लगा था। उस दिन वह सारे दिन बिस्तर पर ही पड़ा रहा। मैं और मेरी बहू थोड़ा बहुत खिलाने की कोशिश करती रही। शाम को वह ठीक होकर उठ खड़ा हुआ था और बीवी को लेकर पुराने घर चला गया था। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा कहा कि वहाँ पर मत जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यहीं पर सोने की कोशिश करो, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। फिर दूसरे दिन भी उसकी तबीयत ख़राब हो गई। उस दिन ज़िद करके मैं उसे हॉस्पिटल ले गई। वहाँ डॉक्टर को दिखाया, कई सारे टेस्ट कराए, लेकिन रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आई थी। जो उसकी हालत थी उसे देखकर लगता था कि वह किसी बीमारी से घिरा हुआ है, लेकिन बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाने के बावजूद भी कुछ सामने नहीं आया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी, मगर मेरी बहू के चेहरे पर परेशानी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वह अक्सर मुझे कहती थी कि माँ, तुम वैसे ही परेशान हो रही हो, उसे अच्छे से डॉक्टर के पास दिखा दिया है और उनकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आती है। आप मान क्यों नहीं लेते कि वह बिल्कुल ठीक है, बस काम की वजह से थका हुआ है और कमज़ोर भी हो रहा है। लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था कि मुझे पक्का यकीन था कि मेरे बेटे को कोई बीमारी लगी हुई है जो डॉक्टर नहीं समझ पा रहे हैं। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि अचानक मैंने अपनी बहू को अपने बेटे के खाने में कुछ मिलाते हुए देखा। मुझे उस पर शक पहले से ही था और अब मुझे सच का पता लगाना था। मैं किचन में गई और कहा कि मैं अपने बेटे के लिए खाना बनाने के लिए आई हूँ। तब उसने कहा कि मैंने खाना बना दिया है, ये आप खाना खिला सकती है। तो मैंने कहा, नहीं, आज मैं अपने हाथ का खाना अपने बेटे को खिलाऊंगी, ये खाना तुम खा लो। मेरे राग कहने पर भी उसने वह खाना नहीं खाया और कहने लगी कि बाद में क्या करूँ। किचन से चली गई। मैंने उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। थोड़ी देर बाद वह फिर से किचन में आई और उस खाने को कुएं में फेंक दिया। मुझे अब उस पर और शक हो चुका था। अब मैं उस पर 24 घंटे निगाह रखती थी। जब रात को वह मेरे बेटे को दूध देने के लिए आई तो मैंने उसके हाथ से वह दूध भी अपने बेटे को नहीं दिया और बहाना बनाते हुए कहा कि उसे दूध पहले ही पी लिया है, ये दूध तुम पी लो। तो उसने वह दूध पीने से भी मना कर दिया। बाहर गई तो उसने वह दूध भी नाली में फेंक दिया था। एक दिन जब वह खाना लेकर मेरे बेटे के लिए कमरे में आई तो मैंने कहा कि मैं अपने हाथ से खिला देती हूँ, तुम चली जाओ। उसके जाते ही वह खाने में से कुछ खाना मैंने थैली में डालकर लैब भिजवा दिया और उस खाने को फेंक दिया। रिपोर्ट कुछ दिन के बाद आनी थी। जैसे ही 2-3 दिन में रिपोर्ट देने के लिए पहुंची तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसमें एक खतरनाक जहर मिला हुआ था। मेरी बहू मेरे बेटे को जहर दे रही थी और अब मेरे बेटे की हालत बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि उसे चारपाई से उठा भी नहीं जाता था। वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। घर जाकर मैंने वह रिपोर्ट अपनी बहू को दिखाई तो वह पहले तो मना करने लगी, बाद में मेरे जोर देने पर उसने सारा सच उगल दिया। वह कहने लगी कि मुझे कोई आपके बेटे से प्यार नहीं है, इसने मेरी बहन के साथ बहुत बुरा किया है, इसकी वजह से मेरी बहन की जान चली गई है और अब मैं इसे जान से मार दूंगी। मैंने इसी वजह से शादी की है। मुझे पता था कि मुझसे शादी नहीं करेगा क्योंकि मैं बदसूरत हूँ, इसलिए मैंने अपने पैसों का
का लालच दिया और उसने मुझसे शादी कर ली। तभी से मैं इसके खाने में जहर मिला कर देती हूँ और कुछ ही दिनों बाद ये मर जाएगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम्हें पैसे देकर डॉक्टर को रिपोर्ट बदला देती थी। आपके बेटे को मैंने धीरे धीरे जहर देकर मारने की कोशिश की। इसके पास अब कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ये मर जाएगा। ये कहते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी कि आज मेरा बदलाव पूरा हो गया है, आज मेरी बहन को आराम मिलेगा, आज मेरा मकसद पूरा हो गया। इस आदमी को बर्बाद करके ये सारी बातें मेरा बेटा भी सुन रहा था। वह इस काबिल भी नहीं था कि वह अपनी बीवी से कुछ कह सके, बस उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी मेरे बेटे को खून की उल्टी आई। ये सब कुछ देखकर मैं घबरा गई और उसे अस्पताल ले जाने के लिए कहा तो मेरी बहू ने कहा कि ये पता नहीं जाएगा, मेरे घर की गाड़ी से तो बिल्कुल नहीं जाएगा। आप चाहो तो इसे अपने हाथ में उठा कर ले जाओ। और वह सब तमाशा देखती रही। मेरा बेटा तड़प रहा था। जैसे तैसे करके उसे अस्पताल लेकर आ गई और अस्पताल जाते ही बस मेरे बेटे की एक बात मुझसे कही, माँ मेरा क्या हुआ मेरे सामने आ रहा है, माँ जो मैंने बुरे काम किए हैं वो सब मेरे सामने आ गए हैं। ये कहकर उसे एक बार और खून की उल्टी आई और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ये मंजर देखकर मेरी जान निकल गई थी और मैं बस बिलक बिलक कर रोती रह गई। मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे ने बहुत गलत काम किए थे, लेकिन अब वह एक अच्छा इंसान बन चुका था तो फिर क्यों उसके साथ गलत हुआ। वह तो एक सही रास्ते पर आ गया था, फिर उसके साथ गलत क्यों हुआ। यह सोचते सोचते मेरी ज़िंदगी के 5 साल गुजर गए हैं और आज तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला है। मेरी बहू उस दिन से नज़र नहीं आई। वह सब कुछ छोड़कर जा चुकी थी और जो गए मेरी बहू ने मेरे बेटे को दिया था वह भी उसने अपने नाम ही करा लिया था और मैं अपने पुराने घर में आ गई थी। आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं नहीं जानती कि उसे मेरे बेटे के साथ गलत हुआ है ऐसे ही, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि मेरा बेटा अब सुधर चुका था। उसके साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।